हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा जा रहा है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने शुरू किया था, सेकंड यूनिट शुरू की थी और सेकंड यूनिट में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसके 2 टॉपिक कवर किए अब तक। फर्स्ट वाज फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअल में हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और अब हम आज से वही शुरू कर रहे हैं, फ्योल्स प्रिंसिपल। थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर्स थे। 1841 के अंदर वो उनका जन्म हुआ और उन्होंने एज एन माइनिंग इंजीनियर सबसे पहले काम करना शुरू किया और वहीं पर काम करते उसी लेवल पर उन्होंने अपने काम में जो जिसकी वजह से हम उनको सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी मानते हैं। और वहाँ जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े, उन फंक्शंस को टेक्निक से अलग करने का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग नहीं था उस टाइम पर उन्होंने दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी और उनका मैनेजमेंट के फील्ड में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो उन्होंने अपने पूरे जितना भी उनका वर्क एक्सपीरियंस था उन सब के बेसिस पर हमें दिए। अब ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज सारे तो नहीं हो पाएंगे, देखते हैं हम कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज कर पाते हैं। तो हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं, फ्योल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ये हम कर रहे हैं, फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल क्या रोल प्ले करते हैं हमने पहले ही कहा, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करने के लिए बनाए गए। अब जो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, देखिए ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हेनरी फ्योल ने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, काम की क्वालिटी और क्वांटिटी को अपग्रेड करने के लिए, और वो चीज़ थी स्पेशलाइजेशन। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी काम किसी को भी देते हैं, पूरा काम किसी को देते हैं, काम की अलग अलग एस्पेक्ट होती हैं, वो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी को पूरा वर्क देने की बजाय पर वर्क का एक छोटा हिस्सा जिसको जॉब कहा गया वो अगर देते हैं तो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल में है क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड देन इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू ए पर्सन ओनली ए पार्ट और 2 पार्ट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू ए पर्सन। कि किसी भी व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा हम किसी भी पर्सन को एक पूरा वर्क जो अगर दे रहे हैं तो वो सही नहीं है। एक पर्सन किसी भी पूरे काम को सही तरीके से नहीं करेगा। उन्होंने कहा इसकी बजाय पर वर्क को अलग अलग जॉब्स में डिफाइन कर लेना चाहिए और इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू ए पर्सन वो शुड गिव ओनली ए पार्ट ऑफ वर्क टू ए पर्सन। अब हमें इस काम का सिर्फ एक हिस्सा वर्कर को देना है, ठीक है। और अगर हम ये वर्कर को एक या किसी पर्सन को काम का पूरा देने की बजाय पर काम का एक हिस्सा दे रहे हैं तो काम को पूरा नहीं देके उससे क्या होगा, जब हम किसी भी काम के एक हिस्से को रिपीटेडली करते हैं तो हमारी उस काम में स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज आ जाएगी, जिससे ना सिर्फ हम उस काम को पहले से ज़्यादा स्पीड से करेंगे बल्कि उसको पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली भी करेंगे और अच्छा भी करेंगे। तो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें इम्प्रूव करने का यही तरीका है कि हम जो काम है उसको डिवाइड कर दें स्मॉल जॉब्स के अंदर। सो वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू अ पर्सन only a part of work should be assigned to a person. That is called division of work. तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, फर्नीचर
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, और वहाँ पर है हमें 10 चेयर्स बनानी है। 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। और हमारे पास 5 यूनिट ऑफ लेबर है। तो क्या अगर हम हर एक लेबर को 20 चेयर बनाने का काम दे दें तो ये डिवीजन ऑफ वर्क हो गया? नहीं हुआ। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम को, यहाँ पर ये काम कहाँ, वही हमने पूरा का पूरा काम, चेयर बनाना अपने आप में काम है। अगर हम ये सोचे कि हमने काम को ऐसे बांट दिया, ये नहीं होता है इसका मतलब। इसका मतलब है जो चेयर का बनाने का काम है, हम उस चेयर के बनाना एक काम है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चेयर मेकिंग है, जैसे हम एक डिज़ाइनिंग यूनिट बना सकते हैं जिसका काम सिर्फ उसके डिज़ाइंस प्रिपेयर करने का रहेगा। एक जो है वो लकड़ी को कट करने का काम रहेगा, तो कटिंग का काम आ गया। एक को काम करना है उनको ज्वाइन करने का काम हो गया, एक का काम उनको पेंट करने का रह गया, ठीक है। इस तरीके से हम अगर कोई एक और 5वां काम हो जाएगा तो हम इसकी मार्केटिंग का काम ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो हमने कोई भी काम है उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम पूरी चेयर बनाने की बजाय पर अगर लेबर को, एक पर्सन को सिर्फ एक काम देते हैं कि उसको चेयर को पेंट करना है, तो 100 चेयर पेंट करते करते आपकी उस पेंटिंग के काम में बहुत एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर वो पाँचों लोग पाँचों ही डिज़ाइन भी बना रहे हैं अपने अपने 20 चेयर के लिए, पाँचों ही लकड़ी भी काट रहे हैं, पेंट भी कर रहे हैं, तो वो पाँचों किसी भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। बजाय कि इसके अगर हम उनको सिर्फ काम का एक हिस्सा दे रहे हैं और रिपीटेडली जब वो उसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगी। इसको कहता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो अगर हम ये देखते हैं कि अपने स्कूल्स में भी हम किसी भी टीचर को 1 या 2 सब्जेक्ट्स देते हैं, हम पूरी स्ट्रीम पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे होते हैं। उसकी रीज़न यह है जब रिपीटेडली, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, उन्होंने 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़े हैं अपने टाइम पर, नहीं, लेकिन जब वो एक ही काम को रिपीटेडली कर रहे हैं तो उस काम को करते करते, उस जॉब को करते हुए उस काम में उनकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, एक्सपर्टाइज आ जाएगी। तो पहली चीज़ हेनरी फ्यूल जो हमें समझाना चाह रहे हैं, जो कि फॉर्मर मैनेजर्स को उन्होंने मैसेज दिया कि कभी भी पूरे काम को किसी एक व्यक्ति को मत दो, बजाय उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और उसको 1 या 2 जॉब दो। जब वो कोई एक स्पेसिफिक जॉब करता है तो बार बार करने की वजह से उस काम को करने की क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, एक्सपर्टाइज आनी शुरू हो जाएगी, काम की स्पीड, एफिशिएंसी सब इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं फॉलो कर रहे हो, इसको कहेंगे फिर उसके वायलेटिंग इफेक्ट आएंगे। हम प्रिंसिपल को अगर वायलेट करते हैं, हम ये फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी को भी काम का एक हिस्सा देने की बजाय पर पूरा काम दे रहे हैं, तो वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी किसी भी चीज़ में स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी, या हम ये देख लें तो उसके काम की क्वालिटी जो है वो सब स्टैंडर्ड जो है तरीके का काम रह जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन ये कहती है, जैसे कि हम 5 स्टार होटल में छोटे ढाबों की बात करें तो वहाँ पर एक ही पर्सन कटिंग, चॉपिंग वगैरह सब कर रहा हो, चॉपिंग भी वही कर रहा है, खाना भी वही बना रहा है, सर्व भी वही कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े से होटल में गए तो वहाँ पर है कि सर्व करने का काम अलग जगह पर चला गया, चॉपिंग का काम अलग हैंड ओवर कर दिया गया, अलग अलग काम के हिस्से जो हैं अलग अलग लोगों तक गए, और रिपीटेडली करने की वजह से उनके काम की स्पीड और काम की फिनिशिंग दोनों इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट अवर फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। नॉट डिवाइड द वर्क, बल्कि मेक द डिवीज़न ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग होल वर्क टू अ पर्सन, गिव हिम ओनली ए पार्ट ऑफ वर्क। हम काम को पूरा देने की बजाय पर पूरा अगर हम काम का एक हिस्सा ही देते हैं तो इससे हमारे काम की क्वालिटी अच्छी होनी शुरू होती है, क्वांटिटी भी। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था जो ये कहता है कि हमें पूरा काम किसी वर्कर को देने की बजाय पर उसको काम का एक हिस्सा देना चाहिए। तो ये हमारा हुआ 14 में से एक प्रिंसिपल हुआ डिवीज़न ऑफ वर्क, जो ये बताता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, काम की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने वर्कर्स को एक्सपर्ट कैसे बना सकते हैं, बाय असाइनिंग ए पार्ट ऑफ वर्क ओनली। हम पूरा काम की बजाय पर जॉब का एक हिस्सा दें।
सेकेंड हमारा प्रिंसिपल जो है वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड चीज वो हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पहली चीज आपने सोची है कि मैनेजर होने के नाते आपने पूछी भी मैं मैनेजमेंट अपनी कैसे अच्छी कर सकता हूँ। हेनरी फ्योल ने पहला सुझाव दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क सीखो, अपने वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना सीखिए। दूसरी चीज, दूसरा प्रिंसिपल हमें वो देते हैं ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के। देखिए, बीइंग मैनेजर यू हैव टू गेट वर्क डन। मैनेजर होने के नाते आप सारा काम खुद नहीं करते हो, आपको कुछ काम दूसरों से करवाना पड़ता है। और जब हम काम दूसरों से करवाते हैं तो काम कराने के लिए हमें सामने वाले को अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। अथॉरिटी होती है पावर टू गेट, पावर टू टेक डिसीजन एंड पावर टू गेट देन इम्प्लीमेंटेड। अथॉरिटी किस चीज को कहते हैं? पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की ताकत, एंड पावर टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, अपने डिसीजन को लागू करवाने की ताकत। ठीक है, तो ये हमारी होती है अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी की बात होगी, ऑब्लिगेशन टू डू, जिम्मेदारी की बात हुई, ऑब्लिगेशन टू डू असाइंड टास्क, जो भी हमें हमारा काम दिया है हम उसको निभा दें, ये हमारी क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि आपको काम दूसरों से करवाना है, आप दूसरों को जिम्मेदारी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अब वो हमें समझा रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एडिक्वेट रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब हेनरी फ्योल ने नहीं बताया, ये हमने लिखे कि अथॉरिटी का मतलब हमें समझ में आए कि डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो हम बात कर रहे हैं। अब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या रिलेशन होना चाहिए? इसमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल कहता है अथॉरिटी जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? दैट शुड गो इन हैंड टुगेदर, वो हैंड टू हैंड जो जानी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना चाहिए। अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है या ज़्यादा है या कम है, ये दोनों ही रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। जब भी आप किसी को काम दो तो उसको बिल्कुल उसके बराबर के इक्वल अधिकार भी दो। अगर आप उससे कम या ज़्यादा दे रहे हो तो रिजल्ट आपके नहीं अचीव होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर चलनी चाहिए। हम कह रहे हैं किसी भी हाल में ये कम या ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। आप ये सोचिए, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पेरेंट्स ने आपको भरने के लिए भेज दिया। पेरेंट ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हो, आप इसको जाकर ऑफलाइन मोड पर ही मान लीजिए आपको करा कर आना है सबमिट। अब जा रहे हो तो जितने का बिल है अगर वो आपको उतने ही पैसे दे रहे हैं वो ठीक है, उससे ज़्यादा दे रहे हैं तभी भी ठीक तो है। लेकिन अगर वो ये पूछे ही ना, बार बार ऐसा हो रहा है आपको ज़्यादा दे देते हैं, या आपको नहीं, आप किसी एम्प्लॉय को कह रहे हो ये काम कि करके आओ, और आप उस ज़्यादा पैसे का बार बार कभी हिसाब ही नहीं मांगते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, जितना भी पैसा बचता है उसकी अकाउंटेबिलिटी देना वो बंद कर रहा है, इसके कारण उसका मिसयूज़ बढ़ जाएगा, है ना। और अगर जितने का बिल आपको दिया है उससे कम पेमेंट के साथ आपको भेज दिया जाए तो क्या आप बिल पे कर आ पाओगे? कैसे करोगे? तो कितनी बार कर दोगे? और एक बार कैसे कर दिया तो आप कितनी बार करोगे? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, ना कम या ज़्यादा। अगर हम कम या ज़्यादा देखते हैं, ऑथोरिटी ज़्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑथोरिटी का मिसयूज़ शुरू हो जाएगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज शुरू हो जाएगा। और अगर ऑथोरिटी कम होती हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो या तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, इतने अधिकार मिले नहीं हुए, या उस केस में क्या होना शुरू हो जाएगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन खराब हो जाएंगे। अगली बार वो कहेगा अपने आप कर लो काम, मेरे से तो नहीं होगा। आप एक सेल्स मैनेजर को कहते हो सेल्स को डबल करने के लिए कि आपको सेल्स डबल करनी है, दूसरी तरफ जब वो अपना मार्केटिंग का प्लान बनाता है कि मैं सेल्स कैसे डबल करूं, आप उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस को 10% तक बढ़ाने के लिए भी खुश नहीं हो, तो क्या वो सेल्स बढ़ा पाएगा? सीधी बात है, आपने अथॉरिटी तो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर अथॉरिटी दे ही नहीं रहे हो। आपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि आपको इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, दूसरी तरफ स्टोर में से माल लेने की परमिशन तक आप उसको नहीं दे रहे हो, तो जब तक उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा?
दूसरी तरफ हम बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में या कहीं पर भी जहाँ करप्शन है, वहाँ हो क्या रहा है, अथॉरिटी तो मिली है ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कम, तो वो क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये हमें बताता है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच सेज दैट देयर शुड बी इक्वल रिलेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority must equates or imbalance with responsibility. In no case authority should exceed responsibility or responsibility should exceed authority. अगर इनमें से कोई सा भी चीज़ चली गई तो फिर आपके टारगेट पूरे होंगे नहीं. तीसरा प्रिंसिपल जो है वो हमारा है डिसिप्लिन. एक प्रिंसिपल देते हैं हेनरी फ्योल, वो देते हैं डिसिप्लिन के बारे में. ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रूल आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन का. तो प्रिंसिपल जो थर्ड है दैट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन में हमारा सिर्फ ये नहीं है हम इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें. इसको हेनरी फ्योल ने थोड़ा और एलैबोरेट करके बताया. उन्होंने कहा है डिसिप्लिन क्या है. डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो वहीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है. एंड दैट मस्ट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देखिए, हम डिसिप्लिन की पहली बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी तरीके के नियमों को मानना, लागू करवाना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, डिसिप्लिन. तो एक सिंपल सी है, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ओबीडियंस भी बोल सकते हैं. ओबीडियंस टुवर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एक आज्ञाकारिता का भाव है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो बने हुए हैं उनकी तरफ, उनके लिए ओबीडियंट होने की जो फील्ड है उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिसिप्लिन. तो ऑब्जर्व करवाना या उनको ओबे करवाना, ओबीडियंस टुवर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये टॉप टू बॉटम चलता है. डिसिप्लिन अगर कभी भी हम नीचे वालों पर थोपेंगे और ऊपर वाले डिसिप्लिन फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन कभी भी स्टैटिक नहीं होगा, रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएगा. वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी जो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं. तो डिसिप्लिन के अंदर होता है इट मस्ट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर इसको रिजल्ट अचीव करना है तो इसकी जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशन अगर सिर्फ छोटे के लिए हैं, सबऑर्डिनेट के लिए हैं, सुपीरियर के लिए नहीं हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएंगे, कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे. तो डिसिप्लिन है कि जुडिशियस एप्लीकेशन, कि ट्रैफिक का रूल चाहे आपका कोई बड़ा ऑफिसर तोड़ रहा है या कोई छोटा तोड़ रहा है, वो सबके लिए होना चाहिए, तभी वो चीज़ डिसिप्लिन बोली जाएगी. अगर सिर्फ आप कमज़ोर को या जो भी हम वीकर है सेक्शन उसी के ऊपर डिसिप्लिन अप्लाई कराना चाह रहे हो तो ये डिसिप्लिन नहीं हुआ, और ना ही किसी तरीके की गुडविल या रेपुटेशन का कारण बनेगा, उल्टे ये तो क्रिटिसिज्म बुलाएगा. तो डिसिप्लिन है एक तरीके की ओबीडियंस का भाव होना, आज्ञाकारिता का भाव होना टुवर्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट मस्ट फ्लो, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये ऊपर से नीचे हर लेवल के लिए चलना चाहिए, यही डिसिप्लिन है. अगर यहाँ पर रूल बना हुआ है कि सबको किसी तरीके से ये रूल बना दिया गया कि सबको अगर किसी को भी लीव लेनी है तो उनको पहले एप्लीकेशन देनी होती है. अगर ये रूल आप सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट के लिए बना रहे हो, सुपीरियर के लिए कोई रूल नहीं है. मीटिंग में आने से पहले सबको अपने मीटिंग की प्रॉपर तैयारी में रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आनी होती हैं, रिटन पॉइंट्स होने चाहिए. ये रूल अगर आप ये सोचते हो सिर्फ सबऑर्डिनेट फॉलो करें और आप ना करो, तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो है इम्पैक्ट नहीं डालता ऑर्गेनाइजेशन पे. तो डिसिप्लिन सिर्फ इतना सा है कि हर लेवल पर होना चाहिए और जुडिशियसली अप्लाई होने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, तभी डिसिप्लिन के अच्छे इफेक्ट आएंगे. डिसिप्लिन में हमने सिर्फ इतना ही किया कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको हम फॉलो करें भी और करवाएं भी, तभी ये रिजल्ट देते हैं.
अब डिसिप्लिन अगर फॉलो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ती है, रेपुटेशन इंप्रूव होती है, रिसोर्सेज का बेटर यूज़ होता है, हम ज़्यादा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपना रोल प्ले कर पाता है, वेस्टेज रिसोर्सेज का कंपैरेटिवली कम होता है, एक ऑर्डरलीनेस इन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट रहता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है तो सीधी चीज़ है, अनहेल्दी रिलेशन तो बनेंगे ही, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का भी वेस्टेज यूज़ हो रहा है, सब डिसिप्लिन सही टाइम पर आ रहे हैं नहीं, जा रहे हैं, सब अपना काम नहीं कर रहे हैं, गुडविल और रेपुटेशन जो होती है वो भी ख़राब होती है, सिंक्रोनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो ख़राब होता है। आज के लिए हम 3 ही प्रिंसिपल पढ़ते हैं क्योंकि आपके लिए नया है, आज के लिए शुरुआत है इसकी। एक बार इनको पढ़िए, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ने के बाद ये पता लगाइए कि ये कौन से प्रिंसिपल की वजह से कौन सा हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट आया और पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। जितना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की डिस्क्रिप्शन पढ़ना है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट किस प्रिंसिपल को फॉलो या ना फॉलो करने की वजह से आया। आज के लिए इतना ही करते हैं।